तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि गेट 1993 में 1 मार्क के लिए आया था। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेक्स द फॉर्म W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच वेन अप्लाइड टू। तो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फर्स्ट लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स का है वो ऐसा फॉर्म कब लेगा कि जब वर्क डन जो है चेंज इन एंथैल्पी के निगेटिव साइन के साथ बराबर होगा। तो उसके लिए हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन है ए क्लोज सिस्टम अंडर गोइंग ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, कि ये क्लोज सिस्टम होगा और एडियाबैटिक प्रोसेस परफॉर्म हो रही होगी, तब हमारा जो फर्स्ट लॉ होगा वो ऐसा फॉर्म लेगा। ये ए ऑप्शन कह रहा है। बी ऑप्शन कह रहा है एन ओपन सिस्टम अंडर गोइंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस विद नेग्लिजिबल चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। तो सेकेंड ऑप्शन ये कह रहा है कि ये एक ओपन सिस्टम होगा जिसमें एडियाबैटिक प्रोसेस परफॉर्म होगी और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। तब हमारा फर्स्ट लॉ क्या करेगा, ऊपर जो फॉर्म दिया है वैसा फॉर्म लेगा, मतलब W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच होगा। सी ऑप्शन कह रहा है ए क्लोज सिस्टम अंडर गोइंग ए रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कि कोई क्लोज सिस्टम होगा जिसमें रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस परफॉर्म हो रही होगी। अगर हम इस केस में फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो मेरा W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच का फॉर्म ले रहा है। ये सी ऑप्शन कह रहा है। सही है कि नहीं है वो भी हम बाद में देखेंगे, बट ये ऑप्शन जो हमें बता रहे हैं हम वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देन डी हमारा ऑप्शन कह रहा है ए क्लोज सिस्टम अंडर गोइंग ए रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कि एक क्लोज सिस्टम होगा जो रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को परफॉर्म करेगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ कब हम लोग ओपन सिस्टम के लिए और कब क्लोज सिस्टम के लिए अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट लॉ में अगर हम फर्स्ट लॉ अप्लाई कर रहे हैं हीट और वर्क के साथ, हमें एंथैल्पी टर्म दिखे या तो हीट के साथ या तो वर्क के साथ, सिर्फ एंथैल्पी टर्म दिखे तो समझ लेना फर्स्ट लॉ हमने ओपन सिस्टम के लिए अप्लाई किया है। अगर हीट और वर्क के साथ सिर्फ इंटरनल एनर्जी दिखे तो समझ जाना कि फर्स्ट लॉ क्लोज सिस्टम के लिए अप्लाई हुआ है। तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है, वर्क क्या है, चेंज इन एंथैल्पी के बराबर है। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट लॉ है ये ओपन सिस्टम के लिए अप्लाई किया गया होगा। अब ओपन सिस्टम के लिए हम लोग फर्स्ट लॉ कैसे लगाते हैं, बस हम ये देखते हैं और फिर इससे रिजल्ट क्या क्या निकलते हैं, फिर इसमें देखते हैं कि हमारे लिए सुटेबल आंसर कौन सा है। तो फर्स्ट लॉ किसी ओपन सिस्टम में लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ओपन सिस्टम कंसीडर करते हैं। मान लीजिए क्या है, ये हमारे पास एक ओपन सिस्टम है इस तरीके से, ठीक है। ओपन सिस्टम स्टडी करने के लिए हम लोग क्या मानते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम मानते हैं। ये हमने कंट्रोल वॉल्यूम मान लिया, क्योंकि ओपन सिस्टम में हमें पता है कि एक तरफ से मास इन होता है, मतलब मास जाता है, और मास क्या होता है, एग्जिट हो जाता है। ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों क्या होती हैं, एक्सचेंज होती रहती हैं। तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम मान के स्टडी करते हैं। तो इसे क्या हम लोग कहते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम। अब कंट्रोल वॉल्यूम जिन सरफेसों से मिलके बना होता है उसे बोलते हैं कंट्रोल सरफेस। तो कंट्रोल वॉल्यूम हम लोग क्यों कंसीडर करते हैं, जैसे हमारी फर्स्ट लॉ जब हम ओपन सिस्टम के लिए लगाएं तो हमारे लिए स्टडी आसान हो जाए और सारी स्टडी हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर करें। तो मान लीजिए इधर से क्या कर रहा है, मास, कोई मास इंटर कर रहा है, मास इन कर रहा है, और इधर मास क्या कर रहा है, निकल रहा है, मास आउट हो रहा है। ये डिवाइस है ओपन सिस्टम के लिए। तो जब मास इधर से इंटर कर रहा है उस टाइम पे हमने माना कि इस मास के पास एंथैल्पी h1 है और इसकी वेलोसिटी क्या है, c1 है, और इसकी हाइट के फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, z1 है फॉर एग्जाम्पल। और जब ये मास ओपन सिस्टम से बाहर निकल रहा है तो इसकी एंथैल्पी क्या है, h2 है, और इस मास की वेलोसिटी क्या है, c2 है, और हाइट के फॉर्म में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो z2 है। और इसके अंदर इसके साथ जो हीट जा रही है हमने उसको लिया डेल्टा क्यू, मतलब जो मास जा रहा है तो डेल्टा क्यू हीट जा रही है। फिर इस सिस्टम से मान लो यह सिस्टम क्या कर रहा है, डेल्टा डब्ल्यू वर्क परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, एक जनरल ओपन सिस्टम लिया है, कंट्रोल वॉल्यूम कंसीडर किया है, सारी स्टडी इसी में करनी है।
कोई मास इधर से इन कर रहा है, उधर से आउट कर रहा है। जब मास इधर से इन कर रहा है तो उस मास के पास एंथैल्पी h1 है, उस मास की वेलोसिटी क्या है, c1 है। हाइट के फॉर्म में मास के पास पोटेंशियल एनर्जी z1 है और इसके साथ ये हीट डेल्टा क्यू जा रही है, इन हो रही है। फिर क्या है, और ये इसमें क्या है, एक एक्सटर्नल डिवाइस लग रही है, मतलब ये सिस्टम बाहर की तरफ एक्सटर्नल वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू कर रहा है, ये सिस्टम खुद कर रहा है। और जो मास फिर निकल रहा है बाहर, मतलब ओपन सिस्टम से जो एग्जिट हो रहा है, उसके पास एंथैल्पी h2 है और उसकी वेलोसिटी c2 है। हाइट के फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी z2 है। तो अब इस ओपन सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो जब फ्लो स्टडी हो और एक जब अनस्टडी हो। तो यहाँ पर फ्लो हमारा स्टडी दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर टाइम जैसा कोई टर्म नहीं आया है। अगर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही होती तो हम लोग कहते हैं कि फ्लो क्या है, अनस्टडी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि स्टडी फ्लो क्या है। तो स्टडी फ्लो वो फ्लो होता है कि किसी कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर डिफरेंट पॉइंट पे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती हैं, बट टाइम के साथ वो चेंज नहीं होंगी। अब इसकी मीनिंग को हम लोग एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि जो हम ये कह रहे हैं कि टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, तो मान लीजिए यही हमारा क्या है, ओपन सिस्टम था, मास इधर से आ रहा था और इधर जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी टाइम पे स्टडी किया, मान लीजिए जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हमारी वॉच में 10 AM हुआ है जब हम स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ देखा जो हमारा टेम्परेचर था वो 300 डिग्री सेल्सियस था। इंटरनल एनर्जी जो थी फ्लूइड की, मतलब जो मास जा रहा है, उस मास की इस पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी 100 जूल थी। एक दूसरा पॉइंट देखा तो यहाँ पर टेम्परेचर था 200 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर इंटरनल एनर्जी थी 50 जूल। ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर देख रहे हैं, एक पॉइंट देखा वहाँ जो टेम्परेचर था 300 डिग्री सेल्सियस था, इंटरनल एनर्जी मास के पास थी जो वो 100 जूल थी। फिर इस दूसरे पॉइंट पे देखा तो वहाँ पर टेम्परेचर 200 डिग्री और इंटरनल एनर्जी 50 जूल है। फिर हमने क्या किया, ये 10 AM पे देखा था, फिर 2-3 घंटे बीत जाने दिए। अब हमने क्या देखा, 1 PM पे देखा, 3 घंटे के बाद, आफ्टर 3 आवर 3 घंटे के बाद जब हमने देखा तो इस पॉइंट पे जो प्रॉपर्टी देखी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, अभी भी टेम्परेचर क्या है, 300 डिग्री सेल्सियस है और इंटरनल एनर्जी क्या है, 100 जूल है। और यहां पर जब टेम्परेचर देखा तो हमारा टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है और इंटरनल एनर्जी क्या है, 50 जूल है। तो जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो टाइम के रिस्पेक्ट पे जिस भी पॉइंट पे हम स्टडी कर रहे हैं, तो जो प्रीवियस केस में थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी थी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टाइम बीत जाने के बाद भी वही प्रॉपर्टी है। तो जब टाइम के साथ डिफरेंट पॉइंट पे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी चेंज ना हो तो वो फ्लो स्टडी फ्लो कहलाता है। अब अगर जो प्रॉपर्टी चेंज हो रही होंगी तो वो कहलाएगा अनस्टडी फ्लो। तो यहां पर हमारा स्टडी फ्लो है, अगर चेंज हो रही होती तो वहां पर टाइम का कॉन्सेप्ट जरूर आता, या फिर क्या लिखा होता, एच के ऊपर डॉट लिखा होता, मतलब क्या है, एंथैल्पी टाइम के साथ क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टडी फ्लो के लिए फर्स्ट लॉ लिखेंगे। तो जब हम लोग स्टडी फ्लो के लिए फर्स्ट लॉ लिखते हैं तो उसे बोलते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SFEE, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो अब ये स्टडी फ्लो है, तो जितनी एनर्जी जाएगी सिस्टम के अंदर उतनी एनर्जी क्या करेगी, बाहर निकल जाएगी। कोई वेरिएशन, कोई चेंज तो आएगा नहीं टाइम के साथ। तो एनर्जी N बराबर एनर्जी आउट का कॉन्सेप्ट लगा देंगे इस वाले सिस्टम में। तो देखते हैं क्या आएगा। एनर्जी इन इसमें कहां कहां हो रही है, एक तो एंथैल्पी H1 प्लस हमने बताया था m मास इंटर हो रहा है, तो वेलोसिटी v1 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv1 स्क्वायर। मतलब यहां पर हमने वेलोसिटी को c माना है तो c1 स्क्वायर प्लस हाइट के फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी z1 है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mg z1। और कोई फॉर्म में एनर्जी आई है, 3 फॉर्म में तो सिस्टम के अंदर एनर्जी जा रही है, एक हीट के फॉर्म में भी एनर्जी जा रही है, तो हम लोग लिख देंगे डेल्टा Q इज इक्वल टू, बस अब कितनी एनर्जी बाहर निकल रही है,
पहले तो एंथैल्पिक फॉर्म में एनर्जी निकल रही है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो लिख देंगे H2 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mc2² प्लस mg Z2 प्लस डेल्टा W। डेल्टा W के सिस्टम वर्क परफॉर्म कर रहा है। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हो गई। जो सिस्टम हम लोग स्टडी कर रहे हैं ये हमारी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की जनरल इक्वेशन कहलाती है। तो ये हमारी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हो गई, मतलब इस ओपन सिस्टम के लिए एक जनरल इक्वेशन है। तो हम देखेंगे ये इक्वेशन है जो क्वेश्चन कह रहा है वैसा फॉर्म कब लेगी। तो ये वैसा फॉर्म जब लेगी जब ये चेंज इन एंथैल्पी, मतलब H1 और ये H2 है, क्या बचे इस सिस्टम में, सिर्फ H1 बचे और H2 बचे और डेल्टा W बचे, बाकी सब खत्म हो जाए। अगर जब बाकी सब खत्म हो जाएंगे तो हमारी जो इक्वेशन बचेगी यही वाली जो हम लोगों ने जनरल लिखी है, तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, वैसी हो जाएगी। मतलब हमें क्या हटाना है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और हीट। अगर ये तीन टर्म हटा दें, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और हीट, तो हमारा जो ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है जो हमने जनरल लिखी है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा H1 इज इक्वल टू H2 प्लस डेल्टा W, बाकी सब हट जाएंगे। तो हम क्या कर दें, लिख दें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं इज इक्वल टू 0, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 एंड आल्सो डेल्टा Q इज इक्वल टू 0। डेल्टा Q 0 है तो मतलब हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है। अगर हीट ट्रांसफर नहीं है प्रोसेस कैसी है, एडियाबेटिक। तो हम इसको लिख दें 0 इस इक्वेशन में। तो ये चेंज का मतलब क्या है, हाफ mc1² और इसको इधर ले आए माइनस हाफ mc2², इसको चेंज बोलेंगे। तो अब इक्वेशन क्या बचेगी, H1 इज इक्वल टू H2 प्लस डेल्टा W। इस इक्वेशन में हमने तीन बातें लिखी हैं, हमने खुद लिखी हैं इसलिए क्योंकि हमको ऊपर वाला फॉर्म लाना है। तो अब इसको इधर कर दें, H1 माइनस H2 इज इक्वल टू डेल्टा W। तो H1 माइनस H2 क्या है, H1 है हाइयर एंथैल्पी, क्योंकि हमें पता है कि हमेशा फ्लूइड का फ्लो या एनर्जी का फ्लो हाइयर एनर्जी से लोअर की तरफ होता है। तो H1 माइनस H2 को जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव, बट वहां क्या कह रहा है, निगेटिव के बराबर लाना है। तो हम क्या करें, निगेटिव यानी माइनस कॉमन ले लें, माइनस H2 माइनस H1 हो जाएगा इज इक्वल टू डेल्टा W। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा W। निगेटिव जब ही आएगा जब हम लोअर में से हाइयर को घटाएंगे। तो यहां पर लोअर क्या है, लोअर है H2, क्योंकि फ्लूइड का फ्लो इधर से इधर हो रहा है, मतलब हाइयर एनर्जी से लोअर की तरफ हो रहा है। H1 हमेशा ज्यादा होगा, H2 कम होगा। तो जब हम H2 माइनस H1 लिखेंगे तो हमारा निगेटिव में आएगा। तो हमने लिख दिया माइनस डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा W। तो अब ये जो हमारा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो हमने जनरल लिखी थी वो हमारे किस फॉर्म में आ गई, जो क्वेश्चन कह रहा था वो क्या आ गया, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H। तो अब ये जो हमने शर्तें लिखी हैं कौन कौन सी, कि काइनेटिक एनर्जी को हमने 0 किया है, ये हमने खुद किया है क्योंकि हमने जो जनरल इक्वेशन लिखी थी वो ये आ रही थी। हमने पोटेंशियल एनर्जी को खुद 0 किया है और हमने हीट ट्रांसफर को 0 किया है। तो अब देखें कि ये जो हमने बातें की हैं, जो ये रिजल्ट हम लेके आए हैं, तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे सुटेबल ये किस में बैठ रहा है। तो पहला क्या है ऑप्शन है, ए क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग ए रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। तो क्लोज सिस्टम तो ये है ही नहीं, क्योंकि हमने इसको अप्लाई किसके लिए किया है, ओपन सिस्टम के लिए। ओपन सिस्टम के लिए क्यों अप्लाई किया है, क्योंकि हमने बताया है जब भी हम फर्स्ट लॉ अप्लाई कर रहे होंगे हीट या वर्क के साथ हमें एंथैल्पी देखने को मिलेगी, तो वो समझ लेना कि फर्स्ट लॉ किसके लिए अप्लाई हुआ है, ओपन सिस्टम के लिए। अगर हमें फर्स्ट लॉ अप्लाई करना है और हीट और वर्क के साथ सिर्फ इंटरनल एनर्जी दिखे तो समझ जाना वो किसके लिए अप्लाई हुआ है, क्लोज सिस्टम के लिए। तो यहाँ वर्क और हीट के साथ, तो हीट तो है नहीं बट वर्क है, वर्क के साथ एंथैल्पी आ रही है, मतलब फर्स्ट लॉ अप्लाई हुआ है ओपन सिस्टम के लिए। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा बी ऑप्शन, एन ओपन सिस्टम, ये हो सकता है अंडरगोइंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस विद नेग्लिजिबल चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। कैसे सही है, एडियाबेटिक तो ये हो गया क्योंकि डेल्टा Q 0 हो गया। ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर ना हो एडियाबेटिक कहलाती है, तो ये तो 0 हो गया। और काइनेटिक और पोटेंशियल हमने 0 माना था तभी ये आया था। तो ये बी ऑप्शन जो है सबसे सुटेबल बैठ रहा है।
तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन। अब क्या करें, हमें करेक्ट ऑप्शन मिल गया, सी ऑप्शन भी देख ले, ए क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि क्लोज सिस्टम की बात कर रहा है, तो ये लॉ तो क्लोज सिस्टम के लिए अप्लाई होकर कभी भी वर्क जो है चेंज इन एंथैल्पी के बराबर नहीं आएगा। डी ऑप्शन है ए क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर पर, तो ये भी हो गया क्लोज सिस्टम, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? बी ऑप्शन।